गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? बढ़िया, मस्त, एकदम मजे में। जागृति, मस्त, जागते रहो। हाँ, और आप लोग सब कैसे हो? बढ़िया। आज क्या है, मैं वो क्या बता, ऐसे ही मतलब क्या? क्या आज से क्लास बंद है मतलब? चुप रहो तुम लोग, बिल्कुल बिल्कुल बकवास कर रहे हो। चलो यार, सब बढ़िया, एकदम मजे में। स्टार्ट करेंगे, चुप रहो। क्या? क्या? आइए मैम। क्यों? एकदम नालायक हो गई निधि। चलो। क्या? मुझे क्या पता क्या है आज? सैटरडे है, 1 अप्रैल है, न्यू फाइनेंशियल ईयर है। ये- चलो, आप सभी को नए फाइनेंशियल ईयर की बहुत बहुत बधाई। इसको तो मैं जूते माइक्रोवेव में गर्म करके, वो भी 30 सेकंड तक, इसी का जूता गर्म करूंगी मैं। चलो यार, दीक्षा, मांडलिया, मोहम्मद, डेनवर, प्रतीक, चुप हो जाओ। प्रतीक, तन्वी, सागर, भानु, और कौन है? यस, आर के। चलो, गुड आफ्टरनून। मैंने कल आप लोगों को कुछ पढ़ने के लिए बोला था। पढ़ा? मानसी, निधि, सोनल, नहीं पढ़ा? चलो ठीक है, तो आप लोग पढ़ो, मैं क्लास कैंसिल करती हूँ फिर। अब क्या पढ़ा? क्या बोला था? हाँ, क्या पढ़ा बताओ? कैसे बताओ? बंद, बुक बंद करके बात करो। हाँ, कुछ कहानी तो आती होगी। हाँ, क्या हुआ था? पहले यूएस में, फिर पूरे वर्ल्ड में हुआ। चलो, अगर हम्म अगर मैं आप लोगों को कुछ पढ़ने को बोल रही हूँ तो आपको पढ़ के आना पड़ेगा। आपके पास चॉइस नहीं है कि ठीक है नहीं पढ़ा तो चलेगा। अभी सीरियस हो जाओ, अप्रैल शुरू हो गया है। हाँ, चलो। ग्रेट डिप्रेशन 1930, ठीक है, यूएस में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ऑफ कोर्स धीरे धीरे 1930, 1931, 32 तक ये सब जगह फैल गया, ठीक है। ग्लोबल जीडीपी ऑल ओवर 15% से गिर गई थी बिटवीन 29 टू 32, ठीक है। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ने बोला, लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी एज द कॉज ऑफ मैसिव डिक्लाइन इन द प्राइसेस इन द इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट। क्या? लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, लोगों ने खर्चा करना बंद कर दिया, ठीक है। सब लोगों ने खर्चा करना बंद कर दिया, सब लोगों ने सेविंग्स करना स्टार्ट कर दिया, तो मार्केट में पैसा फ्लो नहीं हो रहा है ना। तो मार्केट में पैसा फ्लो नहीं हो रहा है तो ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़ा इश्यू है कि कंपनीज के पास पैसा नहीं आ रहा है। पैसा नहीं आ रहा है तो उनका इनपुट महंगा हो रहा है, इनपुट महंगा हो रहा है तो उनके पास पैसा बचा नहीं, पैसा बचा नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट। आ रही के बात समझ में? ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है ना। दूसरे लोगों ने और रीजन दिए, बैंकिंग क्राइसिस, लो मनी सप्लाई। उनको ऐसा लगता है कि अगर मनी प्रिंट हो जाती राइट टाइम पर तो फिर इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। तो आप लोग मार्क करते चलो। एक तो लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रीजन था, ठीक है। पर मॉन्टेरिस, ठीक है, मॉन्टेरिस ने क्या बोला? मॉन्टेरिस ने रीजन क्या दिया? बैंकिंग क्राइसिस एंड लोअर मनी
सप्लाई। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जॉन मेनार्ड ने बताया था लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, बट मॉन्टेरिस ने बताया बैंकिंग क्राइसिस एंड लो मनी सप्लाई एज द कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। आ रही क्या बात समझ में? अब ऑफ कोर्स इसके कारण क्या क्या गिर गया? प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ये सब कुछ ओवरऑल गिर गया था। क्लियर है? ठीक है। लेकिन फिर डिप्रेशन का जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रो। ठीक है। अब ट्रो से वो क्या शुरू होता है? रिकवरी। तो 1933 में लो में रिकवरी शुरू हुई। कैसे? बिकॉज एट द एंड क्या बढ़ाया आपने? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बढ़ाया और यूएस में इंटरनेशनल इनफ्लो हुआ। मतलब यूएस में बाहर की कंट्रीज ने इनफ्लो दिया गोल्ड का, मनी का, फंड्स का। जब इनफ्लो दिया तो यूएस स्टार्टेड रिकवरिंग, जिसके कारण बाकी सारे जो सेक्टर्स है उन्होंने भी रिकवर करना शुरू कर दिया। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। बढ़े आगे। नेक्स्ट, आईटी एक्ट बबल बर्स्ट 2000। ये जो मार्क करना था आप लोगों ने कर दिया। इसमें कितनी जीडीपी की थी? 15%। जॉन मेनार्ड ने क्या बोला? लो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज द रीजन। ठीक है। बाकी मॉन्टेरिस ने क्या बोला? बैंकिंग क्राइसिस, लो मनी सप्लाई इज द रीजन फॉर ग्रेट डिप्रेशन। याद आ गया सबको? रिकवरी कब शुरू हुई? 1933 में। ठीक है। ये सब बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, रिकवरी कैसे शुरू हुई? बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल मनी सप्लाई। बढ़े आगे। नेक्स्ट, आईटी एक्ट बबल, आईटी बबल बर्स्ट 2000। ठीक है। आईटी बबल, जिसको हम बोलते हैं डॉट कॉम बबल। ठीक है। वो कब हुआ था? 1997 से 2000। इसलिए हमारी कंट्री में आया था आईटी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हमारी कंट्री में कब आया? ईयर 2000 में। ठीक है। अब हुआ क्या? इस पर्टिकुलर पीरियड में बहुत सारी इंटरनेट बेस्ड कंपनी स्टार्ट हुई थी। ठीक है। द लो इंटरेस्ट रेट इन 1998 टू 89 एनकरेज द स्टार्टअप इंटरनेट कंपनीज टू बोरो फ्रॉम द मार्केट्स। तो उन्होंने क्या किया? कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा बोरो कर लिया और अपनी आईटी कंपनीज स्टार्ट कर दी। ठीक है। बहुत सारे जो कैपिटलिस्ट थे, जो इन्वेस्टर्स थे, जिनको हम आज के डेट पे शार्क्स बोलते हैं, है ना, पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, कैपिटलिस्ट, इन लोगों ने भी इसमें पैसा डालना शुरू कर दिया, रिटर्न अच्छा मिलेगा, है ना। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम ये हुआ ओवर ऑप्टिमिज्म, जो आज भी चल रहा है। पता है क्या? जो ये आईटी बबल बर्स्ट है ना, ये अभी जो स्टार्टअप कल्चर चल रहा है ना एज ऑन टुडे, उसको भी बबल ही बोलते हैं। बस पहले आईटी बबल था, आज को हम बोलते हैं स्टार्टअप बबल। और सब बोलते हैं इसको ये बर्स्ट होने वाला है, क्योंकि जितनी फंडिंग कंपनीज को मिल रही है, जितनी फंडिंग स्टार्टअप्स को मिल रही है, उतना पैसा ये लोग नहीं कमा पाएंगे और सबका पैसा डूब जाएगा। तब ये पूरा स्टार्टअप का बबल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा। आ रही क्या बात? समझ? यही हुआ था पहले भी। ओवर ऑप्टिमिज्म, जो पैसा मांगने आ रहा है फंडिंग वाले उनको पैसा दे रहे हैं, फंडर्स पैसा दे रहे हैं। जो पैसा मांगना है, जो स्टार्टअप कर रहा है, जो नई टेक्नोलॉजी चला रहा है, उसको पैसा मिल रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये क्या हो रहा है? इट्स अ बबल विच इज बीइंग क्रिएटेड। और ये क्यों हो रहा है? ओवर ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है बीइंग पॉजिटिव। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है? बीइंग पॉजिटिव। ज्यादा पॉजिटिविटी भी खराब होती है ना, ज्यादा पॉजिटिविटी भी खराब होती है। तो ओवर ऑप्टिमिज्म के कारण ये सारी आईटी इन्वेस्टर, आईटी कंपनीज को क्या मिलती गई? फंडिंग मिलती गई। करेक्ट है? यस, नो। अब देखो इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण जो सबकी ये जितनी भी आईटी कंपनीज को हम क्या बोलते थे उस टाइम पे? डॉट कॉम कंपनीज। इन सबकी ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट प्राइसेस बढ़ने लग गई, है ना। अब स्टॉक मार्केट प्राइस बढ़ने लग गई, इन लोगों ने अपने एंड प्रोडक्ट्स जो है वो फ्री में बांटने लग गए। अब फ्री में जब बेचेंगे तो क्या गिरेगा? अगर मैं कुछ फ्री में बेचूंगी तो मेरा क्या गिरेगा? प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट कम होगा ना, तो प्रॉफिट कम हो गया। अब प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट खत्म होने लग गया, तो इन्वेस्टर्स को देने के लिए क्या रहा आपके पास? कुछ भी नहीं। आ रही क्या बात समझ में? यस। तो इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। क्लियर है? बहुत अच्छे से। अब इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, मार्केट में न्यूज बाहर आई, तो बाहर आई मार्केट में तो स्टॉक मार्केट क्या होगा? क्रैश, जुप। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। ठीक है। तो टेक्निकली जो आईटी बबल था दैट वाज ऑल ऑन द बेस ऑफ ओवर ऑप्टिमिज्म। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। ये सबको समझ में आया? चलो, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2008-2009। ठीक है। नाउ
जब ये आईटी बबल हुआ, अब ये तो 2000 में हुआ था, आईटी कंपनी सारी क्रैश कर गई, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। लेकिन इसका जो ये बेसिकली क्या हुआ, आप देखो, ये अपना ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अपना एक्सपेंशन शुरू हुआ, पीक पे गया, है ना, फिर पीक पे ओवर ऑप्टिमिज्म चल रहा था, बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा था, और उसके बाद क्या हो गया, प्रॉफिट गिरने लग गया। रिसेशन 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 रिसेशन, करेक्ट है, रिसेशन चल रहा है, रिसेशन। अब देखो तुम, 2000 तक तो रिसेशन, 2000 तक तो पीक चल रहा था, लेकिन 2000 से 2008 तक रिसेशन चला, उसके बाद 8 से शुरू हो गया डिप्रेशन, और डिप्रेशन के कारण वो किस में आ गए, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। आ रही बात समझ में? तो जब वो पीक से नीचे गिर रहे थे, पीक से गिरना समझो, अपना पहले एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, पीक। पीक से जब हमारे टर्न लेते हैं तो देयर इज अ टर्निंग पॉइंट, राइट, पीक से हम टर्न लेते हैं नीचे रिवर्स डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। तो अब मुझे बताओ, यूएस में पीक से रिसेशन पे आने का टर्निंग पॉइंट क्या था, आईटी बबल बर्स्ट। समझ में आया सबको? यूएस में क्या बताया मैंने, पीक से रिसेशन में आने का जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था, आईटी बबल बर्स्ट, जिसके कारण पीक से वो गिरने शुरू हो गई। समझ में आया सबको? उसके बाद रिसेशन के बाद भी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन में, ट्रेंड लाइन से नीचे आप चले जाओ तो डिप्रेशन होगा, करेक्ट है। वो कब हुआ, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। समझ में आया? मैंने आपको बताया ना, कभी कभी तो हम रिसेशन से भी पलट सकते हैं, पर वो नहीं हुआ, हम तो रिसेशन के बाद किस में चले गए, डिप्रेशन में। तो वो जब डिप्रेशन में गए तो पीरियड क्या था, वो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस विच वाज 2008 2009। समझ में आ रही है बात सबको? यस डेनवर मैम, बी लाइक, आप लोग पढ़ो, तब तक मैं ड्रीम 11 पे टीम बना लेती हूँ। बड़े आगे yes. हाँ चलो बढ़ते आगे, ठीक है ना। अब रिसेशन से बाहर लाने के लिए यूएस फेडरल रिजर्व ने, यूएस फेडरल रिजर्व कौन है, द सेंट्रल बैंक ऑफ द यूएस, अब उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। मुझे एक बात बताओ कि इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं, बैंक रेट अगर कम होता है, तो क्या हम लोग इजीली लोन ले सकते हैं? यस, इंटरेस्ट रेट कम हो गए, हम लोन ले सकते हैं, पर फिर भी लोन किसी ने नहीं लिया। क्यों मैम? सेविंग्स कर रहे थे, लोन का करेंगे क्या, खर्चा का करेंगे, और खर्चा कर भी दिया तो उसको लौटाएंगे कैसे? आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा प्रॉब्लम हो गया लोअर इंटरेस्ट रेट के कारण, जिन लोगों ने लोन लिया उन्होंने क्या क्रिएट कर दी मार्केट में, लार्जर लिक्विडिटी। अब जब प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए हमारे पास पैसा ज्यादा हो जाता है ना, तो प्रोडक्ट की वैल्यू गिर जाती है, तो प्रोडक्ट की प्राइसेस गिरने लग गई। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, ठीक है। हाउस हायर डिमांड फॉर हाउसेस लेड टू हायर प्राइस एंड लेड बोथ हाउसहोल्ड एंड बैंक्स टू बिलीव दैट प्राइसेस वुड कंटिन्यू टू राइज। अभी यही चल रहा है, मैंने आपको कल नहीं बताया था, प्रॉपर्टी का मार्केट रेट बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, तो अभी यही चल रहा है। अभी रिसेशन पीरियड हमारे यहाँ पर बिल्कुल आने ही वाला है, जिसके कारण सारे घरों की प्राइसेस बढ़ रही है, और लोगों को लगता है कि और बढ़ने वाली, तो लोग और पैसा डाल रहे हैं, और पैसा डाल रहे हैं, और पैसा डाल रहे हैं। आ रही के बात समझ में? बहुत अच्छे से। अब बैंक्स के पास और लोगों के पास क्या है, एक्सेसिव लिक्विडिटी है, ठीक है, मतलब रैंडम लोगों को लोन्स बांटे जा रहे हैं, बिना स्क्रूटनी के लोन्स बांटे जा रहे हैं। समझ रहे हो तो मेरी बात? ठीक है। हाउसेस वर बिल्ट इन एक्सेस, इतने सारे घर बन गए क्योंकि लिक्विडिटी है ना मार्केट में, बिल्डर्स के पास भी पैसा है ना, तो एक्सेसिव में हाउसेस बिल्ड किए जा रहे हैं, बिल्ड किए जा रहे हैं, बिल्ड किए जा रहे हैं, बिल्ड किए जा रहे हैं। अब तुम देखो, जब घर, जब कोई भी सोसाइटी बनना शुरू होती है और जब वो बन के तैयार होती है, उसमें 3-4 साल लग जाता है, उसमें तो एक पूरा फेज खत्म हो जाता है। तो जब बिल्डर ने पैसा उठाया मार्केट से उस बिल्डिंग को बनाने के लिए और बिल्डिंग बनाना शुरू करी, तब तो लोगों के पास पैसा था, तो उस बिल्डर ने डिमांड देखकर क्या किया, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चालू कर दिया। आ रही क्या बात समझ में? और जब तक वो खत्म हुआ तब तक लोगों के पास पैसा खत्म हो गया, क्योंकि फेज खत्म हो गया। आ रही क्या बात समझ में? पीक का फेज है 3 साल, बड़ा पीरियड होता है। समझ लो क्या मेरी बात? ठीक है, यस। इसके कारण ऑफ कोर्स बिल्डर जो हो गए, वो बिल्डर का निकल गया दिवालिया, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट अगर बिल्डर हो गए तो कौन इंसॉल्वेंट हुआ उनके कारण? बैंक्स।
बैंक को पैसा लौटाने के लिए बचे नहीं ना वो। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। दैट वाज ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस 2007-2008। तो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बेसिकली आईटी बबल के बाद आया। आईटी बबल के बाद क्या हुआ, जो वो स्टार्ट किससे हुआ, अब रिकवर कर सकते थे उससे बट रिकवरी नहीं करी। स्टार्ट किससे हुआ वो, जब फेडरल बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट गिरा दिए, लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो गया, सबकी प्राइसेस बढ़ने लग गई, और मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो बिल्डर्स थे उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी। करेक्ट है। बाय द टाइम बिल्डिंग्स कुड कंप्लीट, लोगों के पास पैसा खत्म हो गया। मैम खत्म क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट में बहुत सारी लिक्विडिटी थी, उन्होंने पैसा इधर उधर डाल दिया तो पैसा उनके पास खत्म हो गया। अब वो बिल्डर्स का पैसा कोई भी मतलब फ्लैट्स कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है, तो बिल्डर हो गया इंसॉल्वेंट, बिल्डर इंसॉल्वेंट हो गया तो बैंक्स के पास भी पैसा खत्म हो गया। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। यस। अब आपको इस पे सवाल कैसे आएंगे, रीजंस फॉर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन पे, रीजंस फॉर ग्रेट डिप्रेशन पे, रीजंस फॉर आईटी बबल बर्स्ट पे, रीजंस फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस पे। समझ में आएगा सबको? कोई डाउट, समस्या, आपत्ति इसमें? बढ़े आगे। नील्स नहीं खाना, अच्छी बात नहीं होती नील्स खाना। बढ़े आगे। रोल ऑफ बिजनेस साइकिल इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। अभी जो बिजनेस साइकिल है ना, एक्सपेंशन, पीक, रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रो, रिकवरी, ये जितने भी बिजनेस साइकिल्स हैं, इनका हमारे बिजनेस डिसीजन मेकिंग में क्या इंपैक्ट है? जो जो मैं मार्क करते जा रही हूँ वो अपन मार्क करेंगे, है ना? है ना? चलो, सबसे पहला, बिजनेस साइकिल्स जो है वो इकोनॉमी के सारे एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करती है, ठीक है? इसीलिए वो डिमांड को भी अफेक्ट करती है। किसको अफेक्ट करती है? डिमांड को भी अफेक्ट करती है। डिमांड को क्यों अफेक्ट करती है बिजनेस साइकिल्स? इसलिए डिमांड भी अफेक्ट करती है। आ रही क्या बात समझ में? तो चूंकि ये सारे एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, कितना ग्रो कर रहे हो, ये सारी इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स है ना, तो डिमांड भी एक एस्पेक्ट है, तो डिमांड को भी इंपैक्ट करेगी। अरे अपन पढ़ी तो रहे अभी कि प्राइसेस महंगी हो गई तो डिमांड कम हो गई, प्राइसेस सस्ती हो गई तो डिमांड बढ़ गई, पढ़ तो रहे अपन, है ना? उसके बाद पॉलिसीज, ठीक है? अब देखो, जब हम बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी क्या होता है? पीक, ठीक है? तो जब पीक चलता है ना, तो इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन की ज्यादा अपॉर्चुनिटी आती है, पर जब रिसेशन, डिप्रेशन चलता है ना, तो ये अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली आप पॉलिसी बनाओगे ना, ठीक है, कि पीक के हिसाब से आपकी पॉलिसी अलग होगी और रिसेशन के हिसाब से आपकी पॉलिसी अलग होगी। तो सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? पॉलिसी। पहला इंपैक्ट किस पे है? डिमांड पे। दूसरा इंपैक्ट किस पे? पॉलिसी पे। तीसरा इंपैक्ट है एक्सपेंशन पे, ठीक है? एक्सपैंड करना है या डाउनसाइज करना है? डाउनसाइज करना मतलब और बंद करना चीजें, तो एक्सपैंड करना है या डाउनसाइज करना है, ये डिसीजन हमारी बिजनेस साइकिल हमें लेने को बताएगी। अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो हम एक्सपैंड करेंगे, पैसा नहीं है तो बंद करेंगे ना, ठीक है? अभी एप्पल, गूगल, अमेजॉन, ये सब क्या कर रहे हैं? डाउनसाइजिंग कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं ना, 15,000 एम्प्लॉयज। तो ये क्या है? ये डाउनसाइजिंग होती है। एम्प्लॉयज को निकालना, टीम बंद कर देना, प्रोडक्ट बंद कर देना, प्लांट बंद कर देना, ऑफिस बंद कर देना। कभी भी ये मत सोचना कि अगर रिसेशन या डिप्रेशन है पूरे इकोनॉमी में तो आपका बिजनेस लॉस पे चल रहा है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कौन सा बिजनेस प्रॉफिट पे चल रहा है? एप्पल, अमेजॉन, इन सब का एक धंधा नहीं है, मल्टीपल धंधे हैं। अमेजॉन अपने आप में, अमेजॉन क्या है? अमेजॉन एक बस एक, अमेजॉन इज ए लॉजिस्टिक्स कंपनी। लॉजिस्टिक्स समझते हो? नहीं समझते, मैं बताऊंगी, मैं आई हूं यहाँ पे, मैं बताऊंगी, है ना? लॉजिस्टिक्स क्या होता है बेसिकली? अच्छा, आपको ये मालूम है डीटीडीसी, डिलीवरी, फर्स्ट फ्लाइट, ये जो कंपनी, जेप्टो, डंजो, स्विगी, ये लोग क्या कर रहे हैं? डिलीवरी कर रहे हैं ना। तो जो कंपनीज डिलीवरी करती है ना, उसको लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। प्रोडक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पटकना, दैट इज लॉजिस्टिक्स।
Amazon भी वही कर रहा है, बस वो लेवल बड़ा है। Amazon थोड़ा ना कुछ बेच रहा है, वो बेच रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। खुद का कहाँ है Amazon? तुमने देखा, अपने देखा क्या? नहीं। हाँ, Amazon ने अपना अलग से डिपार्टमेंट, एक अलग से यूनिट डाल रखी है जो Amazon के खुद के प्रोडक्ट बेचता है। जैसे Amazon प्राइम इज अ सेपरेट कंपनी, Amazon Alexa is a separate company, Amazon पे इज अ सेपरेट कंपनी। जो पेमेंट मैकेनिज्म, वो तो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। Amazon पे जो है ना, वो एक सेपरेट कंपनी है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज हैंडल करती है। आ रही क्या बात समझ में? यस। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ प्रोडक्ट ही बंद करिए Amazon, बट इतने एम्प्लॉयज को निकालना इज अ इंडिकेशन। अगर वो अभी प्रॉफिट में भी है ना, तो उनको पता है कि आगे जाके हम लॉस में जाने वाले हैं। इट्स बेटर कि हम अभी संभल जाए। आ रही है बात समझ में? तो हम एक्सपेंशन और डाउन साइजिंग उसी हिसाब से करते हैं जिस तरह से अभी साइकिल्स चल रही हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स क्या बोलता है? मुझे एक बात बताओ, अगर डिमांड ही कम है मार्केट में, तो क्या मुझे प्रोडक्शन लेवल चेंज करना चाहिए उस हिसाब से? अगर मार्केट में डिमांड चेंज हो रही है, तो क्या मुझे प्रोडक्शन लेवल भी चेंज करना चाहिए? करना चाहिए ना? यस। तो क्या बोला जाता है? दैट द कंपनी शुड चेंज इट्स प्रोडक्शन लेवल अकॉर्डिंग टू द डिमांड। आ रही क्या बात समझ में? ठीक है। डिफरेंट फेजेस ऑफ साइकिल रिक्वायर फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ इनपुट यूज। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर रिसेशन चल रहा है तो डिमांड ज्यादा है या कम है? कम है। डिमांड कम है तो आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे कम करोगे? कम करोगे। अब प्रोडक्शन कम करोगे तो इनपुट जो रॉ मटेरियल सप्लाई करा है उसको ऑर्डर ज्यादा दोगे कम दोगे? कम दोगे। तो उसके पास भी पैसा कम हो गया, आपके पास भी पैसा कम हो गया, मार्केट में ऐसे ही पैसा कम हो गया, रिसेशन आ गया। आ रही क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। तभी तो क्या करती है गवर्नमेंट? इंटरेस्ट रेट कम कर देती है। एफडी पे, सेविंग्स पे इंटरेस्ट बढ़ा देती है कि बेटा अपने घर के लॉकर की चाबी खोलो, पैसा निकालो, बैंक में डालो, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगी और बैंक उधर से लोन देगा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। उसके बाद तो अभी हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े, क्या क्या रोल है? पहला डिमांड, ठीक है, डिमांड अफेक्ट होती है। दूसरा पॉलिसीज। तीसरा एक्सपेंशन डिसीजन, एक्सपेंशन करना है या डाउन साइजिंग करना है। उसके बाद नेक्स्ट इज प्रोडक्शन लेवल। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो साइक्लिकल बिजनेसेस। साइक्लिकल बिजनेस पता है कौन से होता है? मैं बताती हूँ कौन से होते हैं। साइक्लिकल बिजनेसेस वो होते हैं जो कि डायरेक्टली उस फेज, चेंज ऑफ फेज से अफेक्ट होते हैं। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर रिसेशन चल रहा है और अच्छे लेवल पे रिसेशन चल रहा है, तो क्या भाई गाड़ी खरीदने का सोचोगे? घर खरीदने का सोचोगे? नहीं। आउट ऑफ इंडिया जाने का सोचोगे? नहीं। अब तुम देखो यहां पर, चूंकि आपने ही नहीं सोचा, तो इससे 3 लोगों का बिजनेस खराब हुआ। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स, रियल एस्टेट कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज बिकॉज ऑफ कार्स, टूरिस्ट एजेंट्स एंड हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल इंडस्ट्री पूरी, होटल, फूड वगैरह वगैरह। ये 3 लोगों की इंडस्ट्री खराब होगी क्योंकि आपने रिसेशन के कारण ये डिसीजंस लिए। समझ में आया सबको? इन बिजनेसेस को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिकल। होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रैवल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, रिसेशन में सबसे ज्यादा ये अफेक्ट होती है। सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सी नहीं होती है? एफएमसीजी। एफएमसीजी। नहाना तो बंद नहीं कर दोगे ना, रिसेशन है तो? मैम एग्जाम्स के कारण ही हम नहाना बंद करते हैं, उसके अलावा हम कभी बंद नहीं करते। भगवान से डरो, रोज नहाते हो? अच्छा सच सच बताओ, सच सच, कौन है जो रोज नहाते हैं? रोज। लाइव वाली जनता। घर पे रहे तो नहीं। मैं एक सेकेंड, ये कहां से तुमने टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी? मैं कह रही हूँ इररिस्पेक्टिव तुम घर पे हो, संडे का दिन है, कहीं नहीं जाना है, मेरा सवाल ये है कि ऐसे कौन से हैं जो
रोज नहाते हैं, नो मैटर वॉट, लाइक 365 days a year. तुमने तो बोला अभी घर पे रहो तो नहीं नहाते. तन्वी, सौरभ, सेव वाटर. सत्यम नहीं है. चलो. कृतिका, झूठ बोले कौवा काटेगा. हाँ, आईपीएल आज कौन सा है? चलो. सीएसके. सीएस मैंने लास्ट टाइम मैच देखा सीएसके वर्सेस आरसीबी का, पुणे में ही जो हुआ था. कल नहीं देख पाई यार मैं मैच. कल ना गुजरात और वो था ना, गुजरात और सीएसके. कल नहीं देखा था मैंने यार. चलो चलो. साइक्लिकल, साइक्लिकल बिजनेसेस क्या बोलते हैं? साइक्लिकल बिजनेस वो बिजनेस होते हैं जो कि डायरेक्टली बिजनेस साइकिल से क्या होता है, अफेक्ट होते हैं. क्लियर है? पर मुझे एक बात बताओ, अगर बूम पीरियड चल रहा है, बूम का मतलब एक्सपेंशन है ना, तो अगर एक्सपेंशन का पीरियड चल रहा है तो साइक्लिकल बिजनेस बहुत इमेंसली, बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे. इसीलिए क्योंकि जब पैसा होता है ना, अभी तुम देखो कोविड में सब लोगों ने अच्छा पैसा सेव कर लिया. Now when I say saving, I don't mean कि अपने घर पे रख लिया. वो तो रिसेशन के टाइम पे जो सेविंग्स होती है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ. मैं बात कर रही हूँ लोगों ने अच्छी कैपिटल क्रिएट कर ली, लाइक पीपल हैव गुड मनी नाउ टू स्पेंड. तो लोगों ने इंटरनेशनल, मॉलडीव्स हर कोई जाने लग गया, दुबई हर कोई, दुबई इतना जाने लगा, टिकट सस्ती हो गई उसकी. बोले तुमको जाना, लो और लो और टिकट लो और टिकट लो. आ रही क्या बात समझ में? राइट. तो ये सारी इंडस्ट्रीज कितनी चली, जैम पैक. तुम पुणे के आसपास होटल रिजॉर्ट में जाओ, जैम पैक्ड है, जैम पैक. अभी नहीं, अभी नहीं, अभी रिसेशन पहले. आ रही क्या बात समझ में? तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज है ये सब एक्सपेंशन के समय अच्छा पैसा छाप लेती हैं, और ये सारी इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन के समय, एक्सपेंशन साइकिल में क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल क्रिएट कर पाती है. बट एकदम उल्टा होता है कब, रिसेशन या डिप्रेशन के टाइम पे. तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिकल बिजनेसेस. समझ में आया कि सबको? यस, ठीक है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्ट लॉन्च कब करोगे, एक्सपेंशन के टाइम पे या रिसेशन के टाइम पे? एक्सपेंशन के टाइम पे. तो प्रोडक्ट लॉन्च इज ऑल्सो अ डिसीजन विच इज इंपैक्टेड बाय बिजनेस साइकिल. तो प्रोडक्ट लॉन्च साइक्लिकल बिजनेस, प्रोडक्शन, एक्सपेंशन, पॉलिसी एंड डिमांड, ये सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो कि बिजनेस साइकिल के कारण चेंज होते हैं. समझ में आया क्या? बहुत अच्छे से. यस. चलो लास्ट टॉपिक एंड देन वील बी डन विद दिस चैप्टर. ठीक है. एंड इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स है ना. यस. चलो. बेसिकली बिजनेस साइकिल के दो रीजंस होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण बिजनेस साइकिल आती हैं. ये फैक्टर्स कुछ बाहर भी हैं और कुछ कंपनी के अंदर भी होते हैं. बाहर वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं, जिनको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स आर आल्सो नोन एज एक्सोजीनियस फैक्टर्स. क्या बोलते हैं, एक्सोजीनियस फैक्टर्स. नाम याद रखना, एक्सटर्नल मतलब एक्सोजीनियस फैक्टर्स. ठीक है. यस. बढ़े आगे, है ना. अब देखो ऐसे फैक्टर्स जो कि बूम, बूम मतलब एक्सपेंशन. रिसेशन का एक और नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन या फिर बस्ट. बस्ट का नाम भी, बस्ट के भी किसको बोलते हैं हम, रिसेशन को. ठीक है. एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, सबसे पहले पॉपुलेशन. मुझे एक बात बताओ, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, कंट्री में ग्रोथ कम है, देश की आबादी बढ़ रही है ना, पर ग्रोथ नहीं है उतनी. ठीक है. राइट. एक चलो अपन ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई. एक परिवार है जिसने 5 बच्चे पैदा किए, एक परिवार है जिसने 5 बच्चे पैदा किए, करेक्ट है. पर कंट्री में ओवरऑल इतनी ग्रोथ ही नहीं हुई है कि वो 5 बच्चों के हिसाब से पैसा कमा पाए. एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुई, करेक्ट है. सेविंग्स नहीं हो पाई, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, इन रुपी की वैल्यू और गिरती गई. ये सारी रीजन जो है ना, दीज आर द थिंग्स दैट हैपन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक, लो इकोनॉमिक ग्रोथ. यही होता है ना, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, सैलरी उतनी नहीं मिलती, सैलरी रेट्स कम हो जाते हैं, ये सब होता है बिकॉज ऑफ लो इकोनॉमिक ग्रोथ. तो अब जो आदमी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है उसके कारण पैसा कम कमा रहा है, और बच्चे कितने हैं, 5.
तो अब बताओ, पॉपुलेशन ज्यादा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम, तो लोग ज्यादा से ज्यादा सेव करेंगे। सेव करेंगे मतलब मार्केट में इनफ्लो नहीं है, इनफ्लो नहीं है तो बैंक के पास पैसा नहीं जाएगा, बैंक के पास पैसा नहीं जाएगा तो बैंक लोन नहीं दे पाएगी, बैंक लोन नहीं दे पाएगी तो बैंक का धंधा ठप हो जाएगा, बैंक का धंधा ठप हो गया तो बैंक क्रैश, रिसेशन एंड जुप डिप्रेशन। समझ में आया सबको? यस, है ना? तो अच्छा, उल्टा, इनवर्स, यूएस पॉपुलेशन कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है ना? इसका मतलब मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज है एम्प्लॉयमेंट की, ज्यादा पैसा भी देने को तैयार है वो लोग। तो अब मेरे को मिल रहा है 5 लाख रुपए महीने का, एक एग्जांपल, मुझे 5 लाख रुपए महीने का मिल रहा है और मुझे तीन तीन लोगों को ही घर में खाना खिलाना है, एक एग्जांपल, कि 3 लोगों का ही खर्चा बेयर करना है, तो मेरे पास अच्छा पैसा है, मेरे पास एक्स्ट्रा सेविंग्स हो गई। अब मैं एक्स्ट्रा पैसा जो है मेरे पास वो बैंक में डालूंगी, बैंक का धंधा बढ़िया चलेगा, तो बैंक का धंधा बढ़िया चलेगा तो जब बैंक बढ़िया तो इकोनॉमी बढ़िया। समझ में आ रही है क्या बात सबको? बहुत अच्छे से, यस। पॉपुलेशन का ही तो प्रॉब्लम है एक। दूसरा प्रॉब्लम, नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर ऑफ कोर्स, अब जितने जो भी वेदर साइकिल होती है जैसे फ्लड, ड्रॉट, कोविड, ये सब के कारण प्राइस हाइक होती है ना? कोविड में प्राइस हाइक इसीलिए नहीं हुई, कोविड में इतना महंगाई कहां बढ़ी, बहुत ज्यादा। क्यों नहीं बढ़ी महंगाई? कोविड में इतनी महंगाई नहीं बढ़ी, 2-3 महीने के पीरियड को हम बड़ा पीरियड नहीं बोलते हैं, है ना? इतना इतना लंबा पीरियड नहीं था ना, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन द थिंग्स गॉट अंडर कंट्रोल। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? लॉकडाउन के कारण क्या हो गई, चीजें कंट्रोल होने लग गई, एंड थैंक्स टू पूनावाला वैक्सीनेशन, हो गया काम खत्म। आ रही क्या बात समझ में? ठीक है, लेकिन ये जो ड्रॉट, फ्लड्स, अर्थक्वेक, ये लंबा डैमेज करके जाते हैं, क्योंकि जो चीज आपकी टूट गई है ना, उसको बनाने में 2 साल लगेगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है ना? तो अब मुझे बताओ, नेचुरल कैलामिटीज, अगर आपके नेचुरल कैलामिटीज आ गई तो ओवरऑल किस में जाएगी आपकी कंट्री? रिसेशन में या डिप्रेशन में। ठीक है। तीसरा, टेक्नोलॉजी की शॉक्स। ठीक है, अब देखो, अगर नई टेक्नोलॉजी आती है तो नई टेक्नोलॉजी में लोग ज्यादा पैसा डालते हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, चैट जीपीटी, है ना, राइट? तो उसमें अच्छा पैसा डालते हैं। अब अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है कंपनीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, तो इससे क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। और अगर एक्सपेंशन होगा तो क्या बढ़ेगा? एक्सपेंशन, अगर आपको रिटर्न, अगर आपको इन्वेस्टर से पैसा आ रहा है तो आपकी कंपनी तो ग्रो कर रही है, ज्यादा कंपनी ग्रो कर रही है तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा तो लोग खुश हैं। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर टेक्नोलॉजी खराब है, ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर दे, जैसे चैट जीपीटी, तो वो टेक्नोलॉजी जो है इट इज नॉट गोइंग टू गिव गुड अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, बढ़े आगे। चैट जीपीटी नहीं पता? अरे गजब है। सो चैट जीपीटी कंपनी का नाम तो भूल गई मैं किसने बनाया है, बट माइक्रोसॉफ्ट उसको टेक ओवर कर रहा है। चैट जीपीटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कि आप उससे बस बोलो कि कुछ भी नहीं, आइटिनरी ऑफ दुबई, वो आपको पूरी आइटिनरी बना के दे देगा। हाउ टू सॉल्व दिस सीए फाउंडेशन क्वेश्चन, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे देगा पूरा। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? सारे असाइनमेंट उससे कर रहे हैं। मतलब जो काम एक इंसान करता है वो एआई कर रहा है और एक्यूरेट कर रहा है। हाउएवर वो यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो गया। हाँ, चैट जीपीटी यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो गया था। बट देन बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, या ऐसी चीजें जो करने में 3 लोग 4 लोग चाहिए, वो चैट जीपीटी अकेला कर रहे हैं। तो जॉब्स खा जाएगा ना, है ना? तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जॉब्स नहीं खा सकता, क्योंकि तुम्हें चाहिए होता है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म समझते हो? स्केप्टिसिज्म मतलब आपका ऐसा माइंड होना चाहिए कि आप डिसाइड कर सको, प्रोफेशनली आपका माइंड ऐसा डेवलप होना चाहिए कि आप डिसाइड कर सको कि ये सही है, ये गलत है। यहाँ पे आप लूप होल्स ढूंढना,
कि ऐसे देखा जाए तो बैलेंस शीट मैच हो रही है, बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, पर फिर भी ऐसी चीजें बीच में से ढूंढना जो कंपनी ने ओवरस्टेट की है। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग पता है ना, एसेट्स बढ़ा चढ़ा के दिखाना, लाइबिलिटीज कम करके दिखाना, ये सब चीजें सॉफ्टवेयर थोड़ा ना पहचानेगा। नहीं नहीं नहीं, तो चैट जीपीटी एक नॉर्मल मशीन तो नहीं है ऑनेस्टली, तुम लोग यूज करना, तुमको पता चलेगा। अभी यूट्यूब पे वीडियोस है चैट जीपीटी की, देखना। ठीक है, चैट जीपीटी, ये देखो वो आईपीएल में वो लोग पैसा बना के चले जाएंगे, तुम अपना काम करो। चलो ठीक है, बड़े आगे वॉर्स। अब वॉर्स तो सबको मालूम है, अगर कोई भी वॉर होता है तो वॉर में प्रॉब्लम नहीं होती, पोस्ट वॉर रिकवरी इज अ मेजर प्रॉब्लम। वॉर जब होता है तो एम्प्लॉयमेंट चली जाती है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है, प्रॉफिट्स गिर जाते हैं, प्राइस जो है वो महंगा हो जाता है, ठीक है, तो वॉर इज अ मेजर, वॉर के कारण प्रोडक्शन गिर जाता है, इनकम गिर जाती है, प्रॉफिट्स एंड एम्प्लॉयमेंट सब कुछ गिर जाता है, ठीक है। डाउनटर्न, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, एक बार आप रिकंस्ट्रक्शन शुरू करते हो तो आप हाउसेस, रोड्स, ब्रिजेस इसे बनाना शुरू करते हो, और फिर इवेंचुअली एक्टिविटीज नॉर्मलाइज होने लगती है। क्लियर है, बढ़े आगे। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, अगर कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली इंटरकनेक्टेड है ना, तो वो कोई भी फेज से जल्दी रिकवर कर लेती है। मतलब वो एक्सपैंड कर रही है, वो पीक पे जाएगी, पीक से रिसेशन, रिसेशन से डिप्रेशन, डिप्रेशन से जल्दी रिकवरी कर लेगी अगर उसके इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे हैं। आफ्टर द एडवेंट, मतलब आफ्टर द कमिंग ऑफ बीजेपी, हमारे इंटरनेशनल टाइज बहुत स्ट्रांग हो गए। करेक्ट है, तो अगर हमारी कंट्री को कोई भी तरह की मतलब अगर कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस हमें होता है और हमें कहीं इंटरनेशनल हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो हमें वो मिल सकती है। आ रही है क्या बात समझ में? वी ऑलवेज अबाइड बाय, वी ऑलवेज फॉलो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वी ऑलवेज फॉलो यूनाइटेड नेशंस के रूल्स एंड गाइडलाइंस, तो ये सब हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके अलावा और कुछ फैक्टर्स, टैक्सेस, ट्रेड रेगुलेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब कुछ और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? इंटरनेशनल ट्रेड, वॉर, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी शॉक्स, नेचुरल फैक्टर एंड पॉपुलेशन। ये सारे कौन से फैक्टर्स हैं? एक्सटर्नल या एक्सोजिनस। बढ़े आगे, ठीक है। लास्ट इज इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर का एक और नाम क्या है? एंडोजिनस। क्या नाम है? एंडोजिनस। बढ़े आगे। नाउ पहला है प्राइस फ्लक्चुएशन। अगर आपकी कंपनी ही बार 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 प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है तो लोगों को भरोसा खत्म हो जाता है ना। करेक्ट है, राइट। देखो कोवेब थ्योरी, सॉरी कॉबवेब थ्योरी propounded by Nicholas Kaldor holds that business cycles result from the fact that present prices substantially influence the production at some future date. देखो समझो, अपने याद ये चीज पड़ी है कि आज जो प्राइस है, अगर मुझे एक्सपेक्टेड है कि आगे बढ़ने वाली है, तो मैं आज की डिमांड क्या करूंगी? बढ़ा दूंगी। और अगर मुझे पता आगे जाके डिमांड गिरने वाली, तो मैं आज क्या करूंगी? डिमांड बढ़ा दूंगी। करेक्ट है। तो अगर आपकी कंपनी बार बार प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है, उसके कारण लोग क्या फ्लक्चुएट करेंगे? डिमांड। और आज जो डिमांड है उस हिसाब से फ्यूचर का प्रोडक्शन डिसाइड करेगा। समझ रहे हो? अब तुम देखो, अगर आज प्राइस गिर गई और फ्यूचर की प्राइस बढ़ने वाली है ना, तो कंज्यूमर ने क्या किया? डिमांड बढ़ा दी। अब इस डिमांड को देखकर प्रोड्यूसर ने क्या किया? प्रोडक्शन बढ़ा दिया। पर प्रोडक्शन कब आएगा बढ़ के? फ्यूचर में। तो फ्यूचर में आया प्रोडक्शन, तब तो डिमांड गिर गई ना, तो क्या हो गया? डेड स्टॉक। समझ में आया क्या हुआ? वापस एक बार, आज प्राइस गिराई मानिक, आज प्राइस गिराई तो डिमांड बढ़ गई, और आज प्राइस गिराई और मुझे पता है कि आगे जाकर प्राइस बढ़ेगी, तो आज मैं डिमांड बढ़ा दूंगी। करेक्ट है। अब प्रोड्यूसर को लगा अरे मैं तो हिट हो गया, मेरा प्रोडक्ट हिट हो गया, इतनी डिमांड, चलो नेक्स्ट बैच जो होगी ना प्रोडक्शन की वो ज्यादा करूंगा। तो इस बार की डिमांड देखकर उसने प्रोडक्शन ज्यादा किया, पर वो प्रोडक्शन मार्केट तक पहुंचेगा कब? फ्यूचर में। तो जब तक वो मार्केट में गया, प्रोड्यूस्ड गुड्स मार्केट में गए, तब तक प्राइस बढ़ गई और डिमांड गिर गई। तो बेसिकली सप्लाई और डिमांड क्या नहीं कर पाए? मैच नहीं कर पाए।
ये होता है प्राइस फ्लक्चुएशन, और ये थ्योरी किसने दी थी? निकोलस कैल्डोर की कॉबवेब थ्योरी थी। बढ़े आगे। नेक्स्ट इज इनोवेशन। इनोवेशन की थ्योरी किसकी है? बेसिकली स्कम्पीटर इनोवेशन थ्योरी, जो क्या बोलता है? ट्रेड साइकिल अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इनोवेशंस व्हिच टेक प्लेस इन द सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अगर जैसे जैसे आपकी कंपनी इनोवेशन करती जाएगी, इनोवेशन 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 इनोवेशन, वैसे वैसे ट्रेड साइकिल चेंज होती जाएगी। बढ़े आगे। उसके बाद फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। तीसरा रीजन क्या है? फ्लक्चुएशन इफेक्टिव डिमांड। पहले तो समझो इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, मार्क करो, डेफिनेशन आएगी। रेफर्स टू द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स टू परचेज गुड्स एट डिफरेंट प्राइसेस। अलग अलग प्राइस पे जितने गुड्स खरीदने की श्रद्धा, भक्ति, विलिंगनेस, इच्छा, और साथ ही साथ एबिलिटी है ना, उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। एक तो होती है यार मैं खरीदना तो चाहती हूँ पर पैसे नहीं है, उसको हम बोलते हैं विलिंगनेस। एक है एबिलिटी, तो है खरीद तो सकती हूँ पर इच्छा नहीं है, उसको बोलते हैं एबिलिटी। पर जब दोनों होता है ना, तो उस प्रोडक्ट की क्या डिमांड होती है? इफेक्टिव डिमांड होती है। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से। पक्का है क्या? जैसा समझ लो ये घड़ी है, ठीक है। ये घड़ी क्या मैं खरीदना चाहती हूँ? हाँ। क्या मैं खरीद सकती हूँ? हाँ। तो मैं इसकी क्या हो गई? इस घड़ी की इफेक्टिव डिमांड हो गई। समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से। अब कीन्स ने क्या बोला? इंक्रीज इन एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड कॉजेज एक्सपेंशन और बूम, ठीक है। एक्सपेंशन होगा एग्रीगेट डिमांड में, अगर बढ़ा तो एक्सपेंशन होगा, लेकिन अगर उसमें डिक्रीज हुआ तो इवेंचुअली रिसेशन होगा। किसमें? एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड, AED, AD। आ रही है क्या बात समझ में? बहुत अच्छे से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, फ्री इकोनॉमी में, फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है ना, उस इकोनॉमी में क्या होता है? मार्केट मतलब जो फ्री प्लेयर्स हैं, वो प्लेयर्स आर फ्री, दस फर्म्स आर फ्री टू सेल देयर ओन प्रोडक्ट एट देयर ओन प्राइसेस। गवर्नमेंट को उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं, राइट। तो उनका एम क्या है इकोनॉमी में? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं क्या? वो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं क्या? नहीं। तो अब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के चक्कर में क्या चाहेंगे? डिमांड बढ़े, है ना। अब देखो, a higher level of aggregate demand will induce businessmen to produce more output, more income, more employment. However, if demand exceeds supply, तो फिर क्या होगा? इन्फ्लेशन। तो अब तुम सोचो क्या हो रहा है यहाँ पे? फ्री इकोनॉमी है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे तो उसके लिए वो क्या करेंगे? डिमांड ज्यादा चाहिए, उसके लिए प्रोडक्शन ज्यादा, ठीक है। उससे क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट, इनकम सब बढ़ गई, पर उतनी डिमांड तो नहीं हुई। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स सप्लाई। अगर उल्टा हुआ तो इन्फ्लेशन होगा, और अगर सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम है तो डिफ्लेशन, प्राइस गिर जाएगी। क्लियर है? बढ़े आगे। तो आप ये बोल सकते हो, अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है तो इन्फ्लेशन, और अगर सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम है तो डिफ्लेशन। क्लियर है? यही इसमें लिखा है। अब डिफ्लेशन हुआ, डिफ्लेशन डिफ्लेशन डिफ्लेशन, डिफ्लेशन इज नथिंग बट रिसेशन, ठीक है। मतलब डिफ्लेशन इज नथिंग बट डिप्रेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन इज रिसेशन। एक्सपेंशन में तो प्राइस बढ़ती है, ठीक है, फिर उसके बाद पीक पे चला जाता है। पर एक्सपेंशन और पीक वो पॉइंट होता है जब प्राइस भी बढ़ रही है पर लोगों के पास भी पैसा है। रिसेशन में प्राइस तो बढ़ी हुई है पर लोगों के पास पैसा नहीं है। तो रिसेशन वो फेज होता है जब प्राइस धीरे 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 गिरने लगती है। डिप्रेशन में जब चली जाती है तब एकदम डिफ्लेशन हो जाता है, जब प्राइस इतनी गिर जाती है, इतनी गिर जाती है कि आपका लोएस्ट पर वो पहुंच जाती है। आ रही है बात समझ में? यस। अब प्राइस लोएस्ट पे पहुंच गई, अब लोग के पास फिर से कैश हो गया, तो कैश के बाद वो रिकवरी शुरू हो जाएगी। समझ में आया सबको? तो एक्सपेंशन में तो प्राइस बढ़ी पर वो पीक पे हाईएस्ट प्राइस पे पहुंच चुकी है। अब वो इतनी प्राइस पे पहुंच गई कि अब लोगों के पास पैसा नहीं है, तो अब वो ज्यादा प्राइस पे लोगों के पास पैसा नहीं है, तो डिमांड बेसिकली कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो अब डिफ्लेशन शुरू होगा। वो इतना ज्यादा गिरेगा गिरेगा, रिसेशन से डिप्रेशन 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 डिप्रेशन, ट्रो पे चला गया। ट्रो इज द लोएस्ट प्राइस ऑफ अ गुड।
ट्रो पॉइंट पर क्या रहता है, कोई भी गुड की प्राइस लोएस्ट रहती है। अब लोएस्ट हो गई इसका मतलब रिकवरी शुरू हो जाएगी। क्यों मैम? क्योंकि अब लोगों के पास थोड़ा पैसा बच गया ना, क्योंकि गुड सस्ते हो गए बहुत। आ रही है क्या बात समझ में? यस। जैसे मैं आपको बताऊं, कहाँ पर बात है, श्रीलंका में, श्रीलंका या अफगानिस्तान में, कहाँ, हाँ श्रीलंका अफगानिस्तान में एक टाइम ऐसा आया था जहां पे लोग थैली भर के कैश लेके जाते थे एक दूध का पैकेट खरीदने के लिए। पैसा इतना है लोगों के पास और दूध की वैल्यू भी ज्यादा है, दोनों ही हो रहा है। आ रही क्या बात समझ में? ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो, नेट फॉरेन डिमांड क्या होती है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच की जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेट फॉरेन डिमांड। करेक्ट है। हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, मतलब हमारी फॉरेन डिमांड ज्यादा है, हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। ठीक है। नाउ this is the component of aggregate demand and therefore variation export import can lead to fluctuations too. अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारे यहाँ पर कमी हो जाएगी ना। अब हमारे यहाँ पर कमी हो गई मतलब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से। यस। फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट, ये क्या बोलता है? देखो दीदी ध्यान से सुनना है, इन्वेस्टमेंट्स जो है वो क्यों फ्लक्चुएट करते हैं? क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स की या जो भी बिजनेसमैन है उनकी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस चेंज होती है। अगर उन्हें लगता है कि आगे जाके रिटर्न अच्छा मिलेगा तो वो क्या करेंगे? आज इन्वेस्ट कर देंगे। अगर उन्हें लगता है कि आगे जाके रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। इन्वेस्टमेंट और भी कब होता है? जब एफडी पे इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, जब मार्केट में आपको रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, तब इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाता है। क्लियर है? यस, है ना। अब ओवरऑल क्या होगा? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है या इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो डिमांड कर राइट में शिफ्ट होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ गई ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है लोगों का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है तो कंपनीज के पैसा है प्रोडक्शन करने का, प्रोडक्शन करने का पैसा है तो कंपनीज प्रोड्यूस करती जा रही है, और मार्केट में कैश अवेलेबल है तो लोगों के पास पैसा भी है, लोग उससे खर्चा कर रहे हैं। करेक्ट है, राइट। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर इतना हाई हो गया कि प्रोडक्शन तो बहुत एक्सेसिव हो गया, मतलब सप्लाई ज्यादा हो गया, पर लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि वो डिमांड कर सकें, तो सप्लाई इज ओवर डिमांड। समझ में आया सबको? तो इन्वेस्टमेंट कब रोकनी है ये पता होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर दी तो मार्केट में लिक्विडिटी खत्म, पब्लिक के पास पैसा खत्म। आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है। फ्लक्चुएशंस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑफ कोर्स वो अफेक्ट करता है, स्पेशली अगर गवर्नमेंट वॉर्स के बाद स्पेंड करती है तो इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चरिंग मिलती है। करेक्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, देखो दो तरह की पॉलिसी होती है, एक होती है एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी में क्या करती है? गवर्नमेंट कीप स्पेंडिंग स्पेंडिंग स्पेंडिंग, इसमें वो टैक्स रेट को कम कर देगी, लोन के इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, लोगों पे ज्यादा खर्चा करेगी, स्कीम्स निकालेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंशनरी, जिसमें ओवरऑल ग्रोथ हो, जो अभी पिछले 2 साल से हमारे यहाँ पे चल रहा है। करेक्ट है। एक होता है एंटी इन्फ्लेशनरी, जिसमें गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर देती है। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग क्या कर रही है? कम कम। अरे कोई भी देखो, तुम समझो, ओवरऑल रेट्स तो बढ़ ही रहा है ना, इन्फ्लेशन तो हो ही रहा है ना। इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों के पास पैसा है तो ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स अपना प्राइस बढ़ा रहे हैं। करेक्ट है। अब उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर लेगी? मार्केट से पैसा निकाल लेगी। अब लोगों के पास पैसा ही नहीं है। करेक्ट है। तो एक समय आएगा ना जब प्रोड्यूसर्स बनाना रोक देंगे गुड्स को। तुम समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? गुड्स को अब प्रोड्यूस करना बंद कर देंगे, तो इवेंचुअली वो एंटी इन्फ्लेशनरी हो जाएगा। क्लियर है? तो एक्सपेंशनरी में गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड करती है, एंटी इन्फ्लेशनरी में गवर्नमेंट स्पेंड कम करती है। एंटी इन्फ्लेशनरी में गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देगी और इसमें टैक्स रेट कम कर देगी। समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से। यस, बढ़े आगे। मनी सप्लाई, ठीक है। मनी सप्लाई एक ऑफ कोर्स बहुत बड़ा फिनोमेना है। ठीक है, अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एग्रीगेट मतलब एक्सपेंशन बढ़ेगा और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। जब कैपिटल इजीली अवेलेबल है तो हर कोई उसको बोरो करेगा और उससे खर्चा करेगा। करेक्ट है। लेकिन अगर आपने मनी सप्लाई कम कर दिया, इसके कारण क्या होगा? लोग के पास पैसा खत्म हो जाएगा, पैसा खत्म तो ज्यादा सेव करेंगे, सेव करेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी। आ रही बात समझ में?
ठीक है। लास्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। ऑफ कोर्स आप ऑप्टिमिस्टिक हो या नहीं उस पर भी डिपेंड करता है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब पॉजिटिव। तो अगर आप लोग ऑप्टिमिस्टिक हो और आपको लगता है कि आगे जाकर एक्सपेंशन होगा तो आप आज से ही पैसा डालना शुरू कर दोगे, पॉजिटिव। और अगर आप पेसिमिस्टिक हो, नेगेटिव, और आपको लगता है आगे जाके पैसा गिरने वाला है तो आप आज ही पैसा निकाल लोगे। तो आज फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब वो फ्यूचर वाली डेट आएगी तब तक रिसेशन शुरू हो जाएगा। एक्सपेंशन नहीं, पीक पे आ चुके हैं हम लोग। हाँ पीक चल रहा है अभी, अब गिरने शुरू होगा। बे मज पीक पे हैं हम लोग, और हम लोग और लंबे टाइम तक 3-4 साल और पीक पे सरवाइव कर लेते, बट चूंकि यूएस में रिसेशन आ गया इसलिए हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसा आएगा समझ में? यस। बढ़े आगे। क्वेश्चन आंसर्स नहीं करोगे तो करो, आओ। तुमको वो मिला, नोट्स मिले? नहीं देखे गए? पीछे देखो, रखे क्या? रुको। लाइव वाली जनता समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो बढ़िया है। मोहम्मद मोहम्मद मांडलिया, जतन भाई, सौरभ, दीक्षा, तन्वी, सबको क्लियर है? चलो। चलो अरे चलो 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 चलो। हम्म। चलो वो आ रहे हैं, तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहला सवाल, इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट रेफर्स टू। बताओ। Market refers to place where buyer and seller bargain a product or service for a price. Place where buyer doesn't bargain. Place where seller doesn't bargain. None of the above. A. चलो आंसर आंसर लिखे हुए हैं ए।
Market consists of buyer and seller, one price for one product at a given time, both A and B, none of the above. बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ए या बी लिखा तो मतलब दो और ऑप्शन होते सी डी और अपने को चार में से चूज करना होता तो फिर हम बी बायर एंड सेलर चूज करते थे। क्या मतलब? नहीं, मोस्ट अप्रोप्रिएट ही चूज करना पड़ेगा तो इसमें तो सी ऑप्शन है, मतलब दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, बट अगर हमें इन दोनों में से ही चूज करना पड़ता तो हम ए चूज करते हैं, ऐसा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Price elasticity of a demand of a firm in a pure competition is infinite, finite, large, small. Price elasticity perfect competition में कैसी रहती है? एसी बंद कर दूं? तुमको वहां तक हवा आ रही है? चलो बताओ फटाफट से, प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहेगी डिमांड की? मुझे एक बात बताओ, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस गुड्स है, एक ने प्राइस बढ़ाई तो मैं फटाफट से दूसरे पास भाग जाऊंगी, तो क्या रहेगी इलास्टिसिटी? इनफाइनाइट। सोचो ना इतना, देखो ना प्योर कंपटीशन है, तुम खुद को उसकी जगह रखकर देखोगे मैं क्या करूंगा? हाँ, चलो। Dash conceive the time element in markets, and on the basis of that markets are considered as long period or short, very long period. ये टाइम एलिमेंट किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मार्केट में भी क्लासिफाइड इनटू स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट जो है वो ट्रांजैक्शन के बेस पे होता है, रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। होलसेल और रिटेल जो होता है वो उनके नंबर ऑफ बाइंग के हिसाब से, लाइक गुड्स कितने बल्क में बाय कर रहे हैं उस पर होता है। लोकल नेशनल जो है वो जोग्राफिकल एरिया के कारण होता है। ठीक है ना? सेक्युलर पीरियड इज ऑल्सो नोन एज, सेक्युलर मतलब वेरी लॉन्ग पीरियड। सेक्युलर पीरियड जो होता है वो सबसे बहुत लंबा पीरियड होता है, उसको हम सेक्युलर पीरियड बोलते हैं। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इज एन एग्जांपल ऑफ अनरेगुलेटेड मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट, स्पॉट मार्केट, या फिर नन ऑफ द अबव। स्पॉट नहीं, स्पॉट तो स्टॉक एक्सचेंज में होता ही है, स्पॉट तो स्टॉक एक्सचेंज में होता ही है, तो हम उसको स्पॉट नहीं बोलेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में स्पॉट भी होता है, फ्यूचर भी होता है, बट स्टॉक एक्सचेंज कैसा है? रेगुलेटेड मार्केट है। ठीक है ना? द मार्केट फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर इज नोन एज होलसेल, रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड, रिटेल। रिटेल क्या होता है? रिटेल सबको मालूम है। Dash are those markets in which firm buy the resources they need, land, labor, capital, to produce goods and services. Regular producer, product या factor. लैंड लेबर कैपिटल क्या है? फैक्टर है ना, तो कौन सा मार्केट हो गया? फैक्टर मार्केट। When the commodities are sold in a small quantity, it is called as retail, wholesale, small या local. Retail. समझ में आ रहा है सबको? Easy है? Generally, perishable goods like butter, eggs, milk will have dash. Regional, local, national, none of the above. Local market. Very nice. Dash implies that time available is adequate for altering supplies by altering even the fixed factors of production. अब ऐसा कौन सा समय है जिसमें हम फिक्स फैक्टर्स को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब फिक्स भी वेरिएबल हो जाएगा? लॉन्ग पीरियड। तो लॉन्ग बोलेंगे या फिर सेक्युलर बोलेंगे?
सेक्यूलर तो वेरी लॉन्ग हो जाता है ना, बट हम तो लॉन्ग में ही कर पाएंगे। वेरी लॉन्ग में तो फिर पता भी ना, डिमांड और सप्लाई वो भी चेंज हो जाएगी। करेक्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेस ऑफ एरिया डज नॉट इंक्लूड लोकल, रीजनल, स्पॉट, नेशनल। स्पॉट है ना। स्पॉट और फ्यूचर क्या होता है? स्पॉट मतलब आज की जो प्राइस है उसको स्पॉट बोलते हैं। स्टॉक मार्केट में जो शेयर की प्राइस है आज की, एज ऑन टुडे जो प्राइस है उसको स्पॉट मार्केट बोलेंगे, और जो फ्यूचर में प्राइस होने वाली है उसको फ्यूचर प्राइस बोलेंगे। Monopsony means dash. There are a large number of firms. There is a single buyer, small number of large buyers, and single seller and single buyer. बताओ। सिंगल बायर, जब बायर एक होता है और मल्टीपल सेलर्स होते हैं तो होता है मोनोस्पोनी। ठीक है। हाँ, मोनोस्पोनी, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल बायर, और मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। Which of the following is competition characterized by many sellers who are selling identical products to many buyers? Perfect. Competition. तेज आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की भी। In dash, there are few sellers who are selling competing products to many buyers. Monopoly, perfect competition, oligopoly. Oligopoly. The degree of control is very considerable in case of monopoly, perfect competition, oligopoly, none of the above. सबसे अच्छा कंट्रोल किसमें रहता है? मोनोपोली। एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो नोन एज, एवरेज रेवेन्यू को क्या बोलते हैं हम? प्राइस। एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट कर्व, डिमांड कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व या इंडिफरेंस कर्व? डिमांड कर्व। Next, average revenue is the revenue earned dash per unit of input, per unit of output, per unit of output. ठीक है। उसके बाद average revenue can be symbolically written as price into quantity or total revenue by quantity. Correct. चलो next where price is 20, quantity demanded is 10, price is decreased by 5%, then quantity demand by increased by 10%, then marginal revenue is P0 20 है, Q0 10 है, P1 5% है, और क्वांटिटी मतलब अपने को चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी दे दी है, अब निकाल लो मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा। बताओ। प्राइस में कितना चेंज आया? 5% गिर गया। 20 का 5% कितना होता है? 20 का 5% कितना होता है? 20 का, हाँ 1 रुपया। ठीक है, तो 1 रुपए से गिर गया है ना। तो 20, तो पहले अपना टोटल रेवेन्यू कितना हो गया था? कितना हो गया था? 200। ठीक है, और अब प्राइस कितना डिक्रीज हो गया? 1 रुपए से, तो अब कितना हो गया? 19, है ना। और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज बाय 10%। तो पहले क्वांटिटी कितनी थी? 10, अब कितनी हो गई? तो 19 इंटू 11, तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया? पिट जाएगा, ये पिट जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको कैसे है ये? हमने प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर ली। समझ में आया ना सबको?
डू यू वांट मी टू गिव अ प्रॉपर सोल्यूशन फॉर दिस? देखो सिंपल है. देखो अपना P0 कितना था? 20. ठीक है. Q0 कितना है? 10. करेक्ट है. तो पहले तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 200. P1 प्राइस कितने से गिरी? 10% से, 5% से, सॉरी. पहले तो 20 का 10% निकालो, 2. तो 20 का 5% कितना होगा? 1. तो प्राइस कितने से गिर गई? 1 रुपए से. तो P1 कितना हो गया? 19. नई प्राइस 19 हो गई. और क्वांटिटी कितने से बढ़ी? 10% से. तो 10% का 10 कितना होता है? 10 का 10% कितना होता है? 1. तो कितनी हो गई? 11. तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 209. तो टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस 1 कितना हो गया? 209 माइनस 200 तो कितना हो गया? 9. लिखो उसको, फोटोज क्या ले रहे हो तुम लोग? एकदम नालायक हो गया मानिक तो. लिखा? बढ़े आगे, लाइव वाली जनता बढ़े आगे. मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्या इसमें जो करना है? If seller obtains 3,000 after selling 50 units and 3,100 after selling 52 units, then marginal revenue is बताओ. पचास किसे निकला? सिंपल. इतना कुछ कैलकुलेट करने का है ही नहीं इसमें. देखो 100 रुपए इधर प्राइस बढ़ी, इधर 2 यूनिट बढ़ी, तो 100 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ? 50. तो कितने पैसे मिले? 50. तो क्या हो गया मार्जिनल रेवेन्यू? 50. समझ में आया क्या? प्राइस कितने रुपए से बढ़ी? 100 रुपए से. और क्वांटिटी कितनी बढ़ी? 2. तो 100 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 50. चलो. Marginal revenue can be defined as the change in total revenue resulting from purchase of additional commodity, sale of additional unit, sale of subsequent unit, none of the above. Sale of additional unit. ठीक है. आप लोग को 24 तक ही है ना क्वेश्चंस? 30 तक है ना? ठीक है. MR of nth unit is given by C TR n minus TR n minus 1. Assume when the price is 20, quantity demanded is 9. When the price is 19, quantity demanded is 10. Based on this information, what is marginal revenue resulting from an increase in output from 9 units to 10 units? बताओ. मार्जिनल रेवेन्यू सेम क्वेश्चन है. ट्वेंटी इंटू 9 कितना होता है? 180. 19 इंटू 10 कितना होता है? 190. है ना? तो अरे अपन प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर रहे हैं, फिर दोनों को माइनस कर दिया, क्या निकला? 10. समझ में आया क्या? यस.
जागृति, क्या हो गया? वो कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। तो क्या लगता है कि 9 से 10 यूनिट पे आपको क्या, अपने को यही मार्जिनल रेवेन्यू इनमें ही निकालना है ना? उसके बाद when the price is 20, quantity is 15, and when price is 18, quantity is 16. बताओ मार्जिनल रेवेन्यू। एटीन इंटू 16 कितना होता है? 288। हाँ तो 288 और 300 कितना आया? 12। कितना आया? 12। मानिक समझ में आ रहा है 12 कैसे हुआ? नहीं मैं बताती हूँ। प्राइस कितना है? प्राइस पहले कितनी? 20 थी, और क्वांटिटी कितनी बेचता था? 15। तो 15 रुपए में 15 क्वांटिटी बेच रहा है 20 रुपए में, तो टोटल रेवेन्यू कितना कमा लिया उसने? अगर एक यूनिट वो 15 में बेच रहा है, सॉरी एक यूनिट वो 20 में बेच रहा है, तो 15 यूनिट कितने में बेचेगा? ए, उससे बात कर लू मैं। तुम गूगल क्या कर रहे हो? फोन नहीं है तुम्हारे पास? अरे फोन में बता दे कैलकुलेटर। मुझे एक बात बताओ, अगर एक यूनिट 20 रुपए की है तो 15 यूनिट कितने की आएगी? मैं उससे बात कर रही हूँ ना, समझ में नहीं आ रही है? 300। ठीक है, समझ में आया इतना? अब मुझे बताओ वही सेम, एक यूनिट अगर 18 रुपए की है तो 16 यूनिट कितने की आएगी? कैलकुलेट करो कैलकुलेटर में। 288। अब पहले कितनी थी? 300 रुपए का रेवेन्यू था, अभी कितना है? 288 का। तो कितना अपने मार्जिनली कितना रेवेन्यू कमा लिया? तुम सब पिट जाओगे, मैं लाइन से यहाँ बिठाऊंगी, पहले ये बैठेगा फिर तुम बैठोगे। हाँ तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 12। समझ में आया? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। The amount realized by a firm by selling certain units of commodity is called as total revenue. When TR is at its peak, MR is equal to 0. ठीक है ना? चलो रुको, बढ़े आगे। देखो एक दो क्वेश्चंस और हैं जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ठीक है, वो देख लो। Which of the following is not an essential commodity of pure competition? Large number of buyers and sellers, homogeneous product, freedom of entry, absence of transport cost. Absence of transport cost. ठीक है, उसके बाद under which of the following forms of market does a firm has no control over the price? परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस पर कंट्रोल नहीं, क्या होते हैं? प्राइस टेकर। यस, चलो। Which of the following is not a condition of perfect competition? Large number of buyers, perfect mobility of factors, informative advertising to ensure that consumers have good information, freedom of entry and exit into out of the market. बताओ। मुझे एक बात बताओ, परफेक्ट कंपटीशन में इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत है क्या? सब वही प्रोडक्ट बेच रहे, तुम क्या अलग बता दोगे? है ना? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। सी बेसिकली आपने कर भी दिया तो उसका परफेक्ट कंपटीशन में मतलब नहीं है ऐसा। डैश इज एन आइडियल मार्केट। आइडियल कौन सा होता है? नहीं नहीं नहीं, परफेक्ट कंपटीशन ये सबसे आइडियल मार्केट होता है क्योंकि इसमें कंपटीशन स्ट्रांग होती है। आइडियल का बेसिकली मतलब होता है समथिंग, नहीं नहीं, आइडियल का मतलब होता है समथिंग दैट यू लुक अप टू, समथिंग दैट इज अ स्टैंडर्ड, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मार्केट कि सबसे ज्यादा जो चलता है वो आइडियल है। देखो तुम मुझे बताओ एज अ कंज्यूमर तुम्हारे लिए कौन सा मार्केट अच्छा लगेगा? तुम्हें कौन सा एज अ कंज्यूमर?
परफेक्ट कॉम्पिटिशन ना, आइडियल हो गया। एज ए सेलर मत देखो, एज ए कंज्यूमर तो हमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन अच्छा लगता है ना, बिकॉज कोई भी मनमानी नहीं चला रहा है अपने, मोनोपोली में भी मनमानी होगा मोनोपोलिस्टिक में तो सब अपनी ही प्राइसेस रखते हैं, ठीक है, ब्रांड क्वालिटी के हिसाब से। ओलिगोपॉली में भी सेलर्स कम है, करेक्ट है। परफेक्ट कंपटीशन एज अ कंज्यूमर मुझे अच्छा लगता है वैसा, ठीक है। बढ़े आगे। सेलर के लिए मोनोपोली अच्छा है, हाँ। कंज्यूमर ही माना जाता है कि कौन सा आइडियल मार्केट है, कंज्यूमर के हिसाब से ही माना जाता है ऐसा। Which of this is characteristics of perfect competition? Many seller buy homogeneous free entry exit, all of the above. All of the above. Price taking firms, that is firms that are operative in perfectly competition market, are said to be small relative to market. Which of the following best describes this smallness? प्राइस टेकिंग फर्म्स, वो अगर कोई परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम कर रही है तो उनको स्मॉल कब बोला जाएगा? द इंडिविजुअल फर्म मस्ट हैव फ्यूअर देन 10 एम्प्लॉइज, इंडिविजुअल फर्म फेसेस डाउन स्लोपिंग डिमांड कर्व, इंडिविजुअल फर्म हैज एसेट्स ऑफ लेस देन 20 lakhs, it is unable to affect market price through its output decisions. ठीक, एक फर्म परफेक्ट कंपटीशन में स्मॉल तब रहेगी जब उसने अपने आउटपुट या सप्लाई से मार्केट के डिसीजन को अफेक्ट नहीं किया। पर आज भी कुछ कंपनीज हैं परफेक्ट कंपटीशन में जो कि पूरे मार्केट को अफेक्ट कर पाती है बाय चेंजिंग देयर आउटपुट डिसीजंस। समझ में आ रहा है? जितना प्रोडक्शन वो कर रही है, जो बेच रही है, उस हिसाब से वो चेंजेस मार्केट में ला सकते हैं। कोई भी, अगर तुम कोई नॉर्मल ऐसी मैं आपको बताती हूँ, चांदनी चौक है दिल्ली में, है ना, तो दिल्ली में जो चांदनी चौक है वो भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स है, एक जैसे लहंगे तुमको सब जगह मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन 2-3 दुकानें ऐसी हैं, ठीक है, क्या क्या नाम है, सुधीर भाई और कमल भाई और ऐसे कुछ कुछ नाम है, ठीक है। उनकी दुकानें अपने आप में इतनी बड़ी है कि अगर उन्होंने वो उनकी उनकी दुकानों पे वो पर्टिकुलर लहंगा आ गया तो बाकी दुकानों पे भी आ ही जाएगा उसके बाद। पहली डिजाइन उनके आई, उसके बाद आई। होमोजीनियस मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन है, ऐसा नहीं वो महंगा बेच रहा है, पर उन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा शोरूम बढ़ा रखा है, उनकी सेलिंग टैक्टिक्स अच्छी है, ठीक है, लाइट वाइट अच्छी लगा रखी है, तो लगता है बड़ी दुकान में आए हैं, है ना। तो होमोजीनियस मार्केट में भी कुछ ना कुछ बड़ा प्लेयर होता है, ठीक है। तो यही बात है कि कौन सा छोटा प्लेयर होगा जो अपने आउटपुट से या अपने डिसीजन से मार्केट को चेंज नहीं कर सकता, पर बड़ा प्लेयर कर पाएगा। आ रही बात समझ में? ऐसा। The firm in perfect competition market is a price taker. The designation as a designation as a price taker is based on the assumption that, अब बताओ perfect competition में price taker को, मतलब firm को price taker क्यों बोलते हैं? Firm has some but not complete control over its price. There are so many buyers and sellers in the market that any individual price cannot affect the market. Each firm produces a homogeneous good. There is an easy entry or exit into the market. वैसे तो चारों ही परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स हैं, पर बताओ बताओ। बी, है ना। परफेक्ट इसलिए बोलते हैं कि इतने बायर सेलर होने के बावजूद भी एक फर्म मार्केट को अफेक्ट नहीं कर सकती। समझ में आया क्या? यस, डन। बढ़े आगे, चलो बिजनेस साइकिल पे आते हैं, ठीक है। रेडी? ऑल सेट? ऑल सेट? ऑल सेट? निधि, term business cycle refers to ups and downs in the production of commodities, fluctuating levels of economic activity over a period of time, decline economic activity over a prolonged period of time, increasing unemployment rate and diminishing rate of savings. D, B। देखो अपने को क्या करना है, A फॉर एड़ा, B फॉर बदक, C फॉर चंपक और D फॉर ढक्कन, ठीक है ना। तब आपको क्या बोलना है? बदक। जब भी बदक आंसर हो तो आप बोलोगे बदक, है ना। चलो, इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशन, प्रोडक्शन, ट्रेड, जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर्ड एज
बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल, बूम बस्ट साइकिल, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। बिजनेस भी बोलते हैं, इकोनॉमिक बोलते हैं, बूम बस्ट भी बोलते हैं, ऑल ऑफ। इनफैक्ट इसको ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं। ढक्कन। ग्रेट डिप्रेशन कब आया था? 1930। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? बदक, है ना, 1930। which is not related to Great Depression 1930, not related to. It's stated in US, John Maynard regarded lower aggregate expenditure, excessive money supply, both A and B. Correct. Money supply excess इसमें नहीं हुआ था, किसमें हुआ था? किसमें हुआ था मनी सप्लाई? आईटी बबल बर्स्ट में हुआ था, याद आ गया? उसमें एक्सेसिव पैसा, क्योंकि ओवर ऑप्टिमिज्म था। Business cycle are periodic booms and slumps in economic activities, reflects the dash in economic activity, reflects upward movements, downward movements, upward or downward movements, extreme rise. See, of course, क्योंकि boom मतलब expansion और slump मतलब contraction या फिर recession, ठीक है? तो दोनों है, इसलिए upward and downward। आ रही बात समझ में? दोनों के बारे में बोला है ना, इसलिए दोनों लिखेंगे। Select the odd one out. Expansion, boom, upswing, ट्रो। ढक्कन, यस, क्योंकि ये तीनों तो सेम ही है। Dash represents the steady growth, lean or the growth of economy where there are no business cycles. Peak, trend, depression, expansion. ट्रेंड मैंने बताई थी ना, वो जो लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन है, इसमें कोई भी बिजनेस साइकिल होती नहीं है। The four phases of business cycle are peak recession, tro, boom, peak depression, tro, boom, peak recession, tro, recovery, peak depression, bust, boom. बताओ। C, yes, peak, recession, tro, है ना? C. Dash state continues till there is full employment of resources and production is at its maximum possible level using available productive resources. Expansion, peak, contraction, depression. मेरे को BCD कुछ समझ में नहीं आता। बदक, है ना? मैक्सिमम एक्सपेंशन हो गया मतलब मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो गया मतलब बदक। Next, the different phase of business cycle dash do not have same length and severity. Expansion phase always lasts more than 10 years, last many years and are difficult to get over in short period. Do not have same length and severity, है ना? Same नहीं रहता। In dash phase, the overall economic activities are the lowest level. Lowest. बदक। बॉटम क्या होता है? बॉटम कुछ नहीं होता, है ना? Peak and troughs of the business cycle are known collectively as volatility, turning points, equilibrium points, real business cycle events. Turning points, badak. The expansion phase is characterized by high growth rate. What is the next phase after expansion? Ada. Peak. Which of the following does not occur during expansion? Consumer purchase, all types of goods tend to increase. Employment increases as demand for labor rises. Business profits and business confidence tend to increase. None of the above. क्या नहीं होता है? सब कुछ ही होता है ये। None of the above. सब कुछ होता है। कंज्यूमर जो है वो सब टाइप के गुड्स खरीदने की कोशिश करता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, बिजनेस प्रॉफिट्स भी बढ़ता है, सब कुछ होता है एक्सपेंशन में। बच्चे ये सोचते हैं कि नन ऑफ द अबव वाले क्वेश्चंस नहीं आते, आते हैं क्वेश्चंस ये वाले, है ना? विच फेज इज द हाईएस्ट पॉइंट इन बिजनेस साइकिल? चंट या चंपक। डैश इज द टर्निंग पॉइंट एंड बिगिनिंग ऑफ रिसेशन। कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, अपस्विंग या बूम? कॉन्ट्रैक्शन। बेसिकली जो पीक से टर्निंग होती है ना, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया ऐसा।
तो पीक से कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है और वो रिसेशन में जाता है, ऐसा. As significant decline in general economic activity extending over a period of time is dash. A significant decline, decline मतलब गिरना. अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिर रहा है एक पीरियड ऑफ टाइम में तो वो क्या है? बिजनेस साइकिल, कॉन्ट्रैक्शन फेज, रिसेशन, रिकवरी. रिसेशन, कॉन्ट्रैक्शन तो पीक के जस्ट बाद हो गया ना, उसके बाद एक पीरियड देखो, पीक के जस्ट बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो तो बहुत ही कम समय के लिए होता है, फिर उसके लंबे समय के लिए क्या चलता है? रिसेशन. समझ में आया सबको? इसलिए बोला ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना. उसके बाद व्हेन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिक्लाइनिंग, इकोनॉमी सेट टू बी इन कॉन्ट्रैक्शन. गिरने लग गया ना तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, है ना. डिक्लाइन होने लग गया तो कॉन्ट्रैक्शन. पर अगर यही चीज लंबे पीरियड में चलेगी तो क्या बोलेंगे हम उसको? रिसेशन. समझ में आया सबको? इकोनॉमिक रीजंस, इकोनॉमिक रिसेशन शेयर्स ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट. अब हमें इसमें ऑड वन आउट ढूंढना है. fall in level of investment employment, income of wages, interest earner gradually decline with result in decreasing demand, investor confidence is adversely affected, increase in the price of inputs due to increase in demand for inputs. D, of course, increase in price due to increase in demand, है ना. इंक्रीज थोड़ा होती है, वो तो गिरने लग जाती है. फिर इतनी गिरेगी डिप्रेशन में, इतनी गिरेगी, क्या वो लोएस्ट हिट प्राइस, लोएस्ट प्राइस हिट कर देती है. याद आ रहा है सबको? Which one of the following is not a feature of contraction? Decrease in input, increase of wages, production lowers their prices, business firms become optimistic. Optimistic हो गई क्या business firm? नहीं, optimistic नहीं, क्या हो जाती है? Pessimistic. Pessimistic होता है, optimistic का नहीं. Wages, इंक्रीज ऑफ वेज एंड इंटरेस्ट अर्न्स ग्रेजुअली डिक्लाइन, मतलब जो बढ़ती हुई वेजेस है और इंटरेस्ट है वो गिरने लग जाती है, ऐसा. ड्यूरिंग रिसेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड आउटपुट आर, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा और आउटपुट का क्या होगा रिसेशन में? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट गिरेगा, तो ए, है ना. नेक्स्ट, dash phase of business cycle marks the end of pessimism and beginning of optimism. End of pessimism and beginning of optimism. बताओ. रिकवरी. रिकवरी में ऐसा होगा ना, पेसिमिज्म का मतलब नेगेटिविटी, ऑप्टिमिज्म का मतलब पॉजिटिविटी. तो नेगेटिव खत्म होगा, पॉजिटिव शुरू होगा, ये कौन सा होगा? रिकवरी. ट्रो ऑफ बिजनेस साइकिल अकर्स व्हेन डैश हिट्स द लोएस्ट पॉइंट. क्या क्या लोएस्ट पॉइंट हिट करेगा? एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगर एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवरऑल अगर लोएस्ट पॉइंट हिट कर देगी तो क्या हो जाएगा? ट्रो. लोएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल इज रेफर्ड टू एज ट्रो. डी. the period between 1929 and to 33 is cited for Great Depression. In recovery phase of business cycle, the process of reversal is initially felt in. रिकवरी में रिवर्सल, रिवर्सल मतलब पहले ऐसे जा रहा था फिर वो रिवर्स होके उल्टा जाने लग गया. ये सबसे पहले कहाँ फील होता है? कैपिटल मार्केट में, लेबर मार्केट में, प्रोडक्शन में या फाइनेंशियल मार्केट में? लेबर. सबसे पहले लेबर में फेस होता है जब लेबर को जॉब्स मिलने लग जाती है, एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाता है ना. बूम एंड डिप्रेशन इन द साइकिल्स आर turning points, equilibrium points, both A and B, none of the above. Turning points. Which of the following is not the phase of business cycle? Reconstruction. Reconstruction एक phase नहीं होता. Which of the following, ये इतने ही है ना 32 तक है ना. Which of the following is not an example of coincident indicator? coincident याद है? जो
साइकिल के साथ ही पता चलता है कि साइकिल चल रही है, तभी वो इंडिकेट करेगा कि साइकिल ये चल रहा है ना, ऐसा इंडिकेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, रिटेल सेल्स या न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट? न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो बेसिकली जो भी नए ऑर्डर्स आते हैं वो बेसिकली लीडिंग फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि डिमांड ही नहीं आई ना, ठीक है, तो मुझे ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया किसी ने। समझ में आ रही बात? तो यही लीडिंग फैक्टर है अपने आप में कि इन्फ्लेशन आ रहा है या रिसेशन आ रहा है। तो ये न्यू ऑर्डर अपने आप में कौन सा फैक्टर हो गया? लीडिंग फैक्टर होता है। तीन फैक्टर्स होता है ना, लीडिंग, लैगिंग और कोइंसिडेंट। याद आ रहा है सबको? ठीक है, लीडिंग फैक्टर कौन से होते हैं? जो सबसे पहले आके बता देते हैं अपने को। लैगिंग कौन से होते हैं? जो उसके बाद धीरे धीरे बात बताते हैं। और कॉन्करेंट या कोइंसिडेंट कौन से होते हैं? जो साइकिल के साथ बताते हैं कि ये साइकिल में ये वाले फैक्टर्स हैं। करेक्ट है। Leading economic indicators are used to forecast probable shifts in economic policies, generally used to forecast economic fluctuations, are indicators of stock prices, are indicators of probable recession and depression. Forecast economic fluctuations. Economic fluctuations के लिए क्या है? Economic indicators है. A leading indicator is variable that tends to move along with economic activity, tends to move in advance of economic activity, tends to move consequent. Advance. याद आ गया? Yes. अच्छा, consequent. Consequent मतलब बाद में. बाद में कब होगा? कौन सा होगा? Lagging. और economic activity के साथ कौन सा होगा? कोइंसिडेंट या कॉन्करेंट? नहीं नहीं, साथ में नहीं होगा लैगिंग। लैगिंग लीडिंग के बाद ही आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग लैगिंग फेज में हैं। जैसे रिसेशन चालू हो गया है पर अभी तक हमने रियलाइज नहीं किया है, गवर्नमेंट ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, तो अभी लैगिंग फेज में चल रहे हैं। अभी जो जो फैक्टर्स बताएंगे ना वो लैगिंग इंडिकेटर होगा। इसके पहले जितने लोग प्रिडिक्ट कर चुके हैं वो लीडिंग इंडिकेटर्स थे। अब जब रिसेशन एक्चुअली हिट करने लग जाएगा और तब हम उन फैक्टर से डिटरमाइन करेंगे कि रिसेशन है, तो वो कोइंसिडेंट हो जाएगा। A variable that tends to move later than aggregate economic activity. Leading, coincident, lagging, cyclical. बताओ। लैगिंग, लैगिंग। और जो बिजनेस साइकिल के साथ चलता है कि साइकिल भी आ गई है, मतलब हम डिप्रेशन में पहुंच गए और अब मुझे वो फैक्टर बता रहे हैं कि हम डिप्रेशन में है, तो वो क्या हो जाएगा? कोइंसिडेंट। समझ में आया? देखो, डिप्रेशन आने वाला है उसके बहुत ही एडवांस में बता दिया तो लीडिंग हो गया। ठीक है, अब उन लीडिंग फैक्टर्स को लोग इतना एक्यूरेट नहीं मानते हैं, तो उसको प्रूव करने के बाद जो कुछ इंडिकेटर्स आते हैं जो लीडिंग को सपोर्ट करते हैं उसको हम लैगिंग बोलते हैं। ठीक है, अभी बस ऐसा है कि बस समझ लो साइकिल शुरू हुई है और आपने लैगिंग फैक्टर से प्रूव कर दिया। अब साइकिल चलते चलते जब हम बताएंगे तो क्या हो जाएगा? साइक्लिकल। समझ में आया कि सबको? बहुत अच्छे से। यस, डन। इसी के साथ आप लोग बुक्स कहाँ रख रहे हो? शर्म नहीं आ रही? हाँ, मानसी नालायक। हम लोगों का इकोनॉमिक्स यहां पर होता है समाप्त। तालिया। आई होप हमारी इकोनॉमिक्स की जर्नी अच्छी रही हो और आई होप बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप लोगों को हो गई हो। ठीक है, जिंदगी में एम आर शुड कट एम सी फ्रॉम बिलो, सॉरी एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। हाँ, ठीक है। और क्या शॉर्ट रन में क्या होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट, बट लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट रन में एबनॉर्मल लॉस, बट लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट, है ना? यस, तो अपन ये पढ़ लिया। अब हम लोग फर्स्ट टॉपिक ऑफ बीसी के आज ही शुरू करेंगे। देखो देखो, सुनो 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 सुनो, सिर्फ 10-15 मिनट्स ही पढ़ाने वाली हूं मैं। देखो सुनो, आई स्टार्टेड एट 3:15 ना। सच, तुमने लेट भी तो स्टार्ट किया यार, 7 बजे कर रहे हो। बीसीआर भी तो लेट था। मुझे तो ग्रुप में मैसेज ही नहीं आता है। हाँ, देखो तुम लोग इतनी मांडवली कर रहे हो, इससे पढ़ लो थोड़ा सा, है ना? नहीं नहीं, कल नहीं, अभी। यार मेरे को लेना तो है बट कुछ मैं देखती हूँ, मैं जमाती हूँ कुछ।
चलो बीसीआर पढ़ेंगे, बीसी के पढ़ेंगे। ये तुम ऐसे क्यों कर रहे हो यार, ऐसे मत करो यार। अरे कुछ है ही नहीं उसमें बाउंस होने जैसा। हाँ। तुमने जो होमवर्क देती हो वो तो पढ़ते नहीं हो तुम लोग। चलो, अरे कुछ नहीं, इजी है। अरे अपने को टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो पढ़ना है, क्या है उसमें, अरे कल की बात अलग है, तुम आज की बात करो अभी। चलो 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 चलो। अरे कुछ नहीं, इतना सा है। अरे अरे मानिक, तुम तो आए ही 6 दिन बाद हो। तुमको हक, तुम्हारी शक्तियां खत्म हो गई ये सब बोलने की। ठीक है। अब बाकी जो बच्चे, तुम भी चुप रहो। हाँ, ये 3 बच्चे और ये 4 बच्चे हैं, तुम बताओ क्या करना है। चल पढ़ते हैं, ठीक है। अरे देखो, अपने को मेजरली इसमें ये पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इसीलिए तो अभी तक तो हम पढ़ चुके होते हैं। सर हमारे, एक तो सर बोलना खत्म नहीं हो रहा है इन लोगों का। रहने ही दो, आज तो शुभम सर भी एक्स्ट्रा लेंगे, आप रहने दो मैम आज एक्स्ट्रा। सर एक्स्ट्रा नहीं ले रही हूं मैं अपने समय का ले रही हूँ। सर हमारी एनर्जी खत्म हो गई है। एक तो मैं मैम हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, भगा रहे हो ना तुम मुझे, ठीक है। चलो ठीक है, आई विल कीप यू अपडेटेड अबाउट टुमारो। और मैं आपको बताती हूँ कैसा रहने वाला है। हाँ ठीक है। बट हम लोगों के 2 से 3 दिन में, मतलब 2 से 3, मतलब टेक्निकली पूरा सब कुछ देखें, तुम्हारे 2 से 3 दिन में बीसी के खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें है कितना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे। हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो सुनो मेरी बात सुनो। जो जो टॉपिक्स मैं इसमें करवाने वाली हूँ, ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, वो कंपनीज, लिस्ट ऑफ कंपनीज, है ना। तो वो सारी चीजें जो जो मैं करवाने वाली हूँ, मैं आप लोगों को एक बार अपडेट दे दूंगी उसके बारे में। हम लोग वो कंप्लीट करेंगे, उसके लिमिटेड जितने भी एमसीक्यूज वो कंप्लीट करेंगे, देन विल वाइंड अप। वंस वी आर डन विद दिस, फिर स्टार्ट होंगी टेस्ट। ठीक है, फिर क्या स्टार्ट होंगी, टेस्ट, है ना। तो फिर एक बार टेस्ट में समझेंगे आप लोगों ने क्या किया है, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, है ना। यस, डन। चलो ऑल राइट, तो आज की सभा समाप्त। आई कीप यू अपडेटेड अबाउट टुमारो। मेरा व्यू अभी नहीं, अभी कुछ नहीं बोल सकते, अभी जब टेस्ट होगा तभी पता चलेगा, है ना। चलो।